मेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें मरने से पहले ही छोड़ देता, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने का। कान खोल कर सुन लो। मैंने कहा, तुम लाख हंसो, लेकिन तुम्हारे बच्चे और दूसरे रिश्तेदार तुम्हारी मौत पर आंसू बहा रहे होंगे। मछली उसी तरह हंसती रही। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। तुम सोती नहीं, बेआराम जानवर। तुम्हें मरे भी एक अरसा हो गया, पर बेदीद आंखें उसी तरह खुली हैं। न खुद सोती हो, न किसी को सोने देती हो। लो, ये कहकर मैंने उसे आग में उछाल दिया। थोड़ी ही देर में खुश्क मछली तरतरा कर जलने लगी, मगर उसकी आंखें उसी तरह खुली थीं और आग में पड़ी हुई वो अभी तक हंस रही थी। मैंने गुस्से में दूसरी मछली को भी उठाकर आग में फेंका। यह मुकाबिलतन संजीदा चेहरे वाली मछली थी, लेकिन ये भी जाग रही थी। जलती हुई मछली की चर्बी की बू हर तरफ फैल रही थी, जो कि अगर तुमने कभी सूंघी है बच्चों, तो तुम्हें पता होगा कि काफी इश्तिहा आवर होती है। मगर आधी रात के वक्त मैंने ज्यादा खाना मुनासिब न समझा और भूख को किसी और वक्त पर टाल कर एक और मछली उठाई। तुम्हारी जल्द बड़ी खूबसूरत और नर्म है, शायद कोई गाहक मिल जाए, तुम आराम करो। ये कहकर मैंने उसे एक तरफ रख दिया। ये तजवीज कारगर साबित हुई और काफी देर तक उनके साथ गपशप करने और नाकारा मछलियों को जलाने के बाद मैं खुद ब खुद सो गया। सुबह जो सोकर उठा तो सूरज सर पर आन पहुंचा था और बाहर चहल पहल थी। मेरा माथा ठनका। आज कई रोज के बाद सड़कें आबाद हुई थी। मैंने अच्छी तरह से आंखें मलकर नींद को दफा किया। वो सब बड़ी जल्दी में थे और एक ही तरफ को जा रहे थे। यूं लगता था जैसे मछली की नीलामी शुरू हो चुकी है और वो इस फिक्र में है कि अच्छी अच्छी मछली हाथ से निकल न जाए। लेकिन एक बात जिससे वो मछली के गाहक मालूम न होते थे, उनकी खामोशी थी। वो बात किए और शोर मचाए बगैर तेज तेज चल रहे थे। उनमें हर किस्म के लोग थे, बुढ़े जवान, छोटे बड़े, पतले मोटे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि सबके रंग जर्द थे और होंठ भिजे हुए थे, और वो एक दूसरे की तरफ देख भी न रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे जुस्तजू हुई। जल्द जल्द टोकरी में मछलियां भरकर बाहर निकला और उनमें शामिल हो गया। किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी, फिर भी मैंने होंठ भींच लिए और उन्हीं की तरह अकड़ कर चलने लगा। वो तादाद में बेशुमार थे, आगे और पीछे हद्दे नजर तक उनकी कतारें थीं और वो हर तरफ से आ रहे थे। उसी तरह चलते चलते हम बाजार के मुंह पर पहुंच गए। वहां पर बहुत से मुसल्लह गोरे सिपाही खड़े थे। जब हमारा हुजूम बाजार में दाखिल होने को बढ़ा तो उन्होंने शिस्तें बांध ली और इधर उधर बिखर कर मैदान जंग की तरह मोर्चा लगा लिया। हम डर कर रुक गए। फिर बाजार में से हिंदुस्तानी लाठी बरदार पुलिस का एक दस्ता बरामद हुआ, जिसने हम पर लाठियां बरसानी शुरू की, जो किसी को लगी किसी को न लगी। लेकिन इससे यह हुआ कि हम बाजार में दाखिल न हो सके। एक लाठी मेरी टोकरी पर लगी, जिससे वो गिर पड़ी और सारी मछलियां बिखर गईं। उन्हें इकट्ठा करते हुए चंद लाठियां मेरी पीठ पर भी पड़ी, लेकिन मैंने सारी मछलियों को इकट्ठा करके छोड़ा। जब मैं उठ रहा था तो मेरे कान में गूंजदार नारों की आवाज आई। ये एक दूसरा हुजूम था जो मुखालिफ समत से आकर बाजार में दाखिल होना चाहता था। उसको भी लाठियों की मदद से रोका गया और वो हमारे साथ आ मिला। उनके आकर मिलते ही हमारे लोगों की जबानों में जान पड़ गई और गूंगा मजमा यकबारगी पूरी ताकत से चिल्ला उठा। अब हम हजारों की तादाद में थे और एक लंबा चक्कर काट कर उस तरफ को बढ़ रहे थे जहां इस वक्त मौजूद हैं। मेरे चारों तरफ लोग धक्कम पेल कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। उनके चेहरों से अब खौफो हिरास गायब हो चुका था और उसकी जगह खून और जोश उभर आया था। उनके मुंह गर्द आलूद और बार बार दिल दहला देने वाली आवाज में खुल रहे थे। हम देर तक उछल उछल कर और छलांगे लगा लगा कर चलते हुए और शोरोगुल मचाते हुए सड़कों पर बढ़ते रहे। रास्ते में कई छोटे छोटे हुजूम हमारे साथ आकर मिल गए और कई जगह मुसल्लह सिपाहियों ने हमें रोकने की कोशिश की। जब हम यहाँ दाखिल हुए तो बाग में इंसानों का एक समुंदर था, जिसका कोई किनारा न था। हमसे पहले भी यह भरा हुआ था। जब हम दाखिल हुए तो भी यह भरा हुआ था और हमसे बाद में भी घंटों इसमें लोगों का सैलाब दाखिल होता रहा और यह भरा ही रहा। गर्द का एक तूफान पांव तले से उठ उठकर सरों पर मंडला रहा था। लाखों लोगों ने कयामत का शोर मचा रखा था और इंतशार का यह आलम था कि अपने आप को संभालना मुश्किल हुआ जा रहा था। गर्द मेरी नाक में घुस रही थी और मेरे पांव हजारों पांव के नीचे कुचले जा रहे थे और खुली बहार में भी मेरे सर में से पसीने की धारियां बह रही थी। मैं उनको कोस भी रहा था, लेकिन वहां से निकलना भी मुश्किल था।
उस रेलते पेलते और शोर मचाते हुए मजमे में मैं वाहिद शख्स था जिसके सर पर टोकरी थी, और मुझे इस बात पर दिल में शर्म महसूस हो रही थी। फिर उसी वक्त मेरी नजर 12 साल के एक बच्चे पर पड़ी जो शायद अपने बाप से बिछड़ गया था और हुजूम में धक्के खा रहा था और रो रहा था। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। उसका हाथ पकड़कर गिरता पड़ता मैं उसे एक तरफ ले गया। वो रोता रहा। मैंने टोकरी में टटोल कर एक अच्छी सी मछली निकाली और उसके हाथ में थमाई, जिसे देखकर वो चुप हो गया और खुश खुश एक तरफ को चल पड़ा। फिर मैंने सोचा कि टोकरी लेकर आने के ये फायदे हैं। दरवाजे में से अभी तक चिल्लाते हुए लोग दाखिल हो रहे थे। मुसलमान अपने खुदा और मजहबी रहनुमाओं का नाम लेकर और हिंदू और सिख अपने खुदाओं को पुकार पुकार कर नारे लगा रहे थे। जब मैं मुड़ा तो सब लोग एक सियाह दाढ़ी वाले शख्स की तरफ देख रहे थे जो एक ऊंची जगह पर खड़ा मजमे को चुप कराने के लिए हाथ पांव मार रहा था। उसकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी, लेकिन वो अपनी कोशिश में कुछ ज्यादा कामयाब न रहा। देखते ही देखते उसके पीछे एक गोरा नमूदार हुआ जिसने फौजी अफसरों की वर्दी पहन रखी थी। उसने धक्का देकर काली दाढ़ी वाले को नीचे गिरा दिया और उसी की तरह हाथ हिला हिलाकर कुछ कहने लगा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई और उसकी इंतहाई गुस्सीली आवाज हमारे कानों में आई। उसकी बात किसी की समझ में न आई, लेकिन उसकी हरकत और सकनात से जाहिर था कि वो हमें वहां से दफा हो जाने को कह रहा है। अचानक शोर फिर बुलंद हुआ और उसकी आवाज दब गई। एक तरफ से किसी ने जूता उतारकर उसकी तरफ फेंका। फिर हर तरफ से जूतों की यलगार शुरू हुई। साथ साथ मजमा मुसलसल हरकत में था, क्योंकि इस धक्कम पेल में एक जगह रुकना सख्त मुश्किल था। अब आस पास से हजारों नए और पुराने जूते फेंके जा रहे थे और हवा में जूतों की यलगार थी, जैसे दरिया की सतह पर से मुर्गाबियों की डार उड़कर एक लम्हे के लिए अंधेरा कर देती है। लेकिन फौजी अफसर के इर्द गिर्द के लोग डरे हुए चुपचाप खड़े थे और पीछे से आने वाले जूते उनके सरों पर गिर रहे थे। उस वक्त मैंने होशियारी से काम लेकर अपने जूते संभाल कर रखे, क्योंकि मेरे पास, तुम जानते हो, बच्चों के जूतों का सिर्फ एक ही जोड़ा है। जब जूते खत्म हो गए तो लोगों ने अपने कपड़े उतार उतार कर फेंकने शुरू कर दिए। अब पगड़ियों, कमीजों और बनियानों के गोलों की बौछार हो रही थी और जल्द ही आधे से ज्यादा लोग नंगे बदन हो गए, बल्कि बाज तो बेहयाई से काम लेकर सब कुछ ही निकाल कर फिरने लगे। जब सब कुछ खत्म हो गया तो सिर्फ शोर बाकी रह गया, जो कि हुजूम और वो फौजी अफसर मिलकर मचा रहे थे। इतने में मेरे आगे खड़ा हुआ एक शख्स मुड़ा और मेरी टोकरी की तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटा तो अकब से 10-12 हाथों ने टोकरी घसीट ली और उसमें से मछलियां उठाकर खूबार नजरों से मुझे देखने लगे। फिर पूरे जोर से उन्होंने मछलियां हजारों इंसानी सरों के ऊपर से उस तरफ को फेंकी। जिन लोगों पर वो गिरी उन्होंने उठाकर आगे फेंकी, फिर आगे, और इसी तरह एक मछली जाकर फौजी अफसर की आंखों के दरमियान लगी। उसने वहीं पर उसे पकड़ लिया और एक लहजे तक उसे देखता रहा। फिर सर उठाकर मजमे को देखा, फिर मछली को, फिर मजमे को। दफतन उसने मछली सर से बुलंद की और पूरी ताकत से उसे सामने खड़े हुए शख्स के मुंह पर खींच मारा। फिर उसने बाजू हवा में फेंके और पागलों की तरह चीख मारकर चिल्लाया। उसी वक्त गोली चलनी शुरू हुई। फिर वो मंजर शुरू हुआ जो जिंदगी में बहुत कम देखने में आता है। सारे बाग में अफरा तफरी फैल गई और वो भगदड़ मची जो साफ पानी में जाल फेंकने पर मछलियों में मचती है। लेकिन पीछा करती हुई गोलियां इंसानों से बहुत तेज भागती हैं बच्चों। एक वो शख्स था जो मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए दौड़ रहा था। गोली लगने पर हवा में उछला और वहीं पर टंग गया, क्योंकि नीचे आने से पहले चंद और गोलियां उसके जिस्म में दाखिल हुई और उसने हवा में कलाबाजी खाई। फिर और गोलियां और एक और कलाबाजी, और इस तरह जब सर्कस के मस्खरे की तरह करतब दिखाने के बाद वो जमीन पर आया तो कब का मर चुका था। उसके चेहरे पर वही जोशो खरोश था और वो बदशक्ल ना हुआ था, क्योंकि उसने मौत देखी ही न थी। यह अजीबो गरीब मौत थी। देखते देखते उसका जिस्म गिरती हुई लाशों में छुप गया। ये सारा किस्सा चंद लम्हे का है। वहां से आंधी की तरह भागते हुए मुझे अपनी टोकरी दिखाई दी जो गोलियां लगने पर गेंद की तरह उछल रही थी। फिर भागते भागते मैं चीख मारकर रुक गया। चंद गज के फासले पर वो कुआं था। वो खुश कुआं तुम देख रहे हो, हाँ वही। मेरे साथ भागते हुए ज्यादातर लोग उसमें जा गिरे। उनके ऊपर दूसरी तरफ से आने वाले गिरे। फिर उसमें हर तरफ से आने वाले जिंदा और मुर्दा लोग गिरने शुरू हुए और इंसानों की चीखों ने गोलियों की आवाज को दबा दिया। मेरे देखते देखते कुआं मुर्दा और नीम मुर्दा लोगों से भर गया और लोग आसानी के साथ उस पर से दौड़ते हुए गुजरने लगे। गोलियों की बौछार के नीचे नीचे दौड़ता हुआ मैं
उस दीवार के पास से गुजरा जहां मैं अब बैठा हूं। तुम देख रहे हो बच्चों, अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन उस वक्त इस सारी दीवार पर आदमी लटके हुए थे। उनकी टांगें दीवार से अंदर की तरफ थी और सर और बाजू बाहर की तरफ लटक रहे थे और उनके पेट दीवार पर थे। ये वो लोग थे जो दीवार को इस जगह से नीचा देखकर फांदने के लिए ऊपर चढ़े और गोलियों की जद में आ गए, और अंदर से देखने पर यूं मालूम होते थे जैसे धोबी ने बेशुमार पाजामे और कोट पतलून सूखने के लिए धूप में फैला दिए हैं। तुमने दीवार में ये सुराख देखे हैं? आह, तुम जो ये सब बातें लोगों से पूछते फिरते हो बच्चों, तुम कभी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बागी शहर को कितनी बड़ी सजा मिली। बाहर निकलते हुए मुझे चंद कुत्ते दिखाई दिए जो एक मछली को खींच रहे थे। ये वही सफेद और चमकदार मछली थी जो मैंने इस ख्याल से अलग कर दी थी कि शायद कोई गाहक मिल जाए। उस वक्त उसके ऐसे अनोखे गाहक देखकर मुझे बड़ी हंसी आई, लेकिन हंसने का वक्त न था, इसलिए मैं जान बचाने की खातिर सर पर पांव रखकर वहां से भाग आया। भागता भागता मैं उस जगह पहुंचा जहां एक रोज पहले उस गोरी औरत की मिट्टी पलीत की गई थी। वहां पर तमाम मजमा रुका हुआ था। अकब से गोलियां चलने की आवाज बराबर आ रही थी। जब मैं हुजूम को चीर कर आगे बढ़ा तो अजीब मंजर देखा। बाजार के दोनों तरफ गोरे सिपाहियों की कतारें शिस्त बांधे गोली चलाने के लिए तैयार खड़ी थी, और बाजार के बीचों बीच इंसानी जिस्मों का एक दरिया था जो बह रहा था। वो सब जमीन पर लेट कर पेट के बल रेंगते हुए 25 गज का वो टुकड़ा तय कर रहे थे। उन्हें कोहनियों या घुटनों से काम लेने की भी इजाजत न थी। उन्हें बताया गया और हम सबको बताया गया कि हमें सांप की तरह पेट पर चलकर यहाँ से गुजरना है, जहां पर कि उनकी औरत के साथ सांपों का सा सुलूक किया गया था। और मैंने देखा कि जो कोई भी कोहनियों पर उठता और जो कोई भी घुटनों पर उठता उसे गोली मार दी जाती। और फिर उन्होंने ऐसा किया कि बाजार के एक तरफ जमा होकर रेंगते हुए जिस्मों से 6 इंच ऊपर ऊपर गोली चलाना शुरू कर दी, और जान बचाने के लिए भगोड़ों ने मिट्टी में सर गाड़ दिए और पांव की उंगलियों और नाखूनों की मदद से रेंगने लगे। लेकिन बाघ से बचकर निकल भागने वालों के लिए यही एक रास्ता था, और लोगों का रश लहजा ब लहजा बढ़ता जा रहा था। जिस शख्स के सामने जगह बनती वो सर के बल गिरकर अजदहों के इस जुलूस में शामिल हो जाता। और तुम जानते हो बच्चों कि हम मछेरों के लिए ये काम मामूली होता है। मैं अभी 6 साल का था कि मेरे बाप ने उसकी रूह को सवाब पहुंचे मुझे पानी की सतह पर औंधे मुंह लेटकर बगैर हाथ पांव हिलाए मुर्दे की तरह तैरने का ढंग सिखाया था। इसलिए जब मेरी बारी आई तो मैं फुर्ती और आसानी से रेंगने लगा, लेकिन गोलियों की जद से बचने के लिए मुझे अपना सर जमीन में गाड़ना पड़ा, जिससे मेरी खोपड़ी जख्मी हो गई और कई दिन तक सूजी रही। फिर भी मैंने ये काम होशियारी और चालाकी से सरअंजाम दिया। मगर मैंने देखा कि मेरे साथ जो बुढ़ा रेंग रहा था उसके सर पर एक बाल भी न था और खोपड़ी से खून बह रहा था। उसका एक गाल मिट्टी में दबा दबा अपने पीछे एक चौड़ी लकीर छोड़ता जा रहा था और वो बुढ़ों की तरह भोंडेपन के साथ रो रहा था। जब रास्ते के इख्तिताम पर हम उठकर भागे तो मैंने देखा कि ये वही नूरानी दाढ़ी वाला बुढ़ा था जो हर जुमेरात को मुझसे मछली खरीदा करता था और जिसके 3 जवान बेटे थे और पंसारी की बहुत बड़ी दुकान थी। उसके बाद मैं उस तरफ नहीं गया, लेकिन मैंने दूर से कई बार देखा कि एक मुद्दत तक लोग वहां से उसी अंदाज में लेट कर गुजरते रहे जो इंसानों की आमदोरफ्त का सख्त मायूब तरीका है। मेरी आबाई टोकरी भी उस रोज खो गई। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि अभी यहाँ पर कर्फ्यू लग जाएगा और उसके बाद 12 घंटे तक जो भी यहाँ पाया गया उसे गोली मार दी जाएगी। मैंने काफी मगजमारी की है, लेकिन तुमने खुद ही कहा था बुढ़े हमको सब कुछ बताओ। मगर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इससे बड़े बड़े मौके देखे हैं और ये बातें मेरे लिए मामूली हैं। तुम यहाँ से नहीं उठोगे बाबा? एक सुनने वाले ने पूछा। नहीं। तुम हिंदू हो या मुसलमान? नईम ने जल्दी से सवाल किया। आहा, ये अच्छा सवाल है। वो उंगली उठाकर हंसा। ये अच्छा सवाल है वाकई, लेकिन मुझे पता नहीं। ये कुछ ऐसा है कि मैं मसरूफ ही रहा। मेरा बाप भी मसरूफ आदमी था। मछेरे का काम दरअसल जान तोड़ काम होता है। इधर उधर की बातों पर तुम ध्यान ही नहीं दे सकते। उसने गोरे सिपाहियों की तरफ इशारा किया। मैंने इन्हें भी सब कुछ बता दिया है, ये मुझे कुछ नहीं कहते। मैं आधी आधी रात तक यहाँ बैठा रहता हूँ। ये जानते हैं कि मैं इन बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। मैं मछली बेचने वाला बुढ़ा हूँ। वापस आते हुए वो देर तक मुड़ मुड़ कर उस सियाह मुख्तसर हियोले को देखते रहे जो उस साल खुर्दा बुढ़े का था, जो बातें कर करके थक चुका था
اور اب سکون سے دیوار پر تنہا بیٹھا تھا اور ایک غیر آباد رات اس کے چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ رات ان کے درمیان حائل ہو گئی تھی اور وہ ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن اس شام کے بعد کئی برسوں تک دیوار پر بیٹھا ہوا وہ ایک لوتا سیاہ جسم ان پانچوں کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ پنجاب کا دورہ ختم کرنے کے بعد سال کے آخری دنوں میں نعیم اور عذرا لاہور اسٹیشن سے دلی جانے والی رات کی گاڑی پر سوار ہوئے۔ جس کمرے میں وہ چڑھے اس کی تمام نشستیں سوئے ہوئے مسافروں سے گھری ہوئی تھی، سوائے ایک کے جو کہ اوپر والی نشست تھی۔ تمام رات دونوں میاں بیوی کو ایک ہی سیٹ میں بسر کرنا تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ وہ اوپر چڑھے اور لحاف میں گھس کر سو گئے۔ جگہ کم تھی اور گاڑی انہیں بری طرح ہلا رہی تھی، لیکن اتنا عرصہ ایک مصیبت زدہ خطے میں بسر کرنے کے بعد گھر واپس جانے کے خیال سے ان کے اعصاب مکمل طور پر پرسکون تھے اور وہ رات بھر خوب گہری نیند سوئے رہے۔ جب عذرا جاگی تو لحاف کے اندر آنکھیں کھول کر اس نے کونوں کناروں میں سے داخل ہوتی ہوئی دن کی روشنی کو دیکھا اور اسے کافی وقت گزر جانے کا احساس ہوا۔ ساتھ ہی بہت سی اونچی مردانہ آوازوں کا شور اس کے کان میں پڑا۔ اس نے لحاف کا کونا اٹھا کر دیکھا۔ یہ شور چند فوجی افسروں کی باتوں کا تھا جو سب کے سب غیر ملکی تھے۔ وہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آمنے سامنے دو نچلی سیٹوں پر جمع تھے۔ ان میں سے دو پورے فوجی لباس میں تھے، تین کو ان کے ہندوستانی بیرے لباس پہنا رہے تھے جو طور اتوار سے فوجی افسر ہی معلوم ہوتے تھے۔ رات کے لباس میں پاس پاس بیٹھے سگار پی رہے تھے۔ رات کے لباس میں ایک اور شخص بھی تھا جو ان کے پاس ہی سیٹ پر بیٹھا بظاہر ان کی باتوں سے لا تعلق ایک انگریزی کتاب پڑھ رہا تھا اور پائپ پی رہا تھا۔ دو سیٹوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز پر شیمپین کی بوتل رکھی تھی۔ دو افسر جو لباس پہننے سے فارغ ہو چکے تھے چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں سے گھونٹ گھونٹ شراب پی رہے تھے اور اونچی لاپرواہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی کے شیشوں میں سے اندر آ رہی تھی اور گاڑی تیزی سے آموں کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہی تھی۔ عذرا نے امبالہ کے گرد و نواح کے آم کے باغوں سے ڈھکے ہوئے علاقے کو دیکھا اور دل میں گھر واپس آنے کی خوشی جو ہر انسان کو ہوتی ہے محسوس کی۔ اس نے شفقت اور مہربانی کی نظر نعیم پر ڈالی جو بچوں کی طرح سو رہا تھا۔ وہ دیر تک خاموش لیٹی اس کے جسم کی گرمی کو جذب کرتی رہی۔ اچانک ایک نامانوس نام سن کر اس نے کان کھڑے کیے۔ اس کا تذکرہ اس انگریز فوجی نے کیا تھا جو گلابی لکیروں والا پاجامہ اور ڈریسنگ گاؤن پہنے ہوئے تھا اور سب سے اونچی آواز میں سب سے زیادہ جارحانہ انداز میں بول رہا تھا۔ لاہور میں نے ہنٹر کمیٹی کو بتایا کہ مجھ میں کتنی انسانیت ہے، اس نے تیزی سے کہا، ورنہ بالکل درست ہے، دوسرے فوجی نے انگلی سیدھی کر کے کہا، ورنہ کون نہیں جانتا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا تھا۔ میں ہندوستانیوں کے اس مقدس شہر کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا اور ان کا طرز عمل دیکھ کر میرے جی میں آیا کہ اس قانون شکن اور باغی ہجوم کو نیست و نابود کر دوں اور ان کے بچوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن محض انسانی رحم و کرم اور خدا ترسی کے جذبے نے مجھے روک لیا۔ میں نے ایک لا قانون قوم کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر انکوائری بٹھائی گئی۔ یہ انکوائری کمیٹیوں کے لوگ انتہائی جاہل ہوتے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ ان میں سے کسی کو اگر تمہاری جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا تو وہ وہی کرے گا جو کچھ تم نے کیا۔ بہرحال اب اس قصے کو ختم کرو اور اپنی کامیابی کا جام نوش کرو۔ اس تجویز کا ایک عام اظہار مسرت کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا اور سب فوجیوں نے، جن میں کتاب پڑھنے والا اور 3 لباس پہننے والے بھی شامل تھے، آگے بڑھ کر اپنے اپنے گلاس اٹھائے۔ اس تجویز کے بانی نے ہر ایک کے گلاس میں باری باری شراب انڈیلی اور پھر سب نے ایک ساتھ گلاس سروں سے اوپر اٹھا کر خوشی کا نعرہ لگایا اور غٹا غٹ پی گئے۔ اس کے بعد ڈریسنگ گاؤن والا پھر جوشیلے اعصابی لہجے میں تیز تیز باتیں کرنے لگا۔ نعیم اور عذرا کو یہ جاننے میں دقت نہ ہوئی کہ وہ شخص جلیانوالہ باغ کا فاتح بریگیڈیئر جنرل ڈائر تھا۔ دلی اسٹیشن پر وہ اسی لباس میں اتر گیا۔ عذرا اس کی شاندار شخصیت اور جارحانہ انداز سے مروب ہوئی، لیکن نعیم کے ہاتھ اسے مار گرانے کے لیے کانپنے لگے۔ روشن آغا متواتر 1 گھنٹے سے بالائی منزل کی بالکنیوں میں چکر لگا رہے تھے۔ اسی طرح وہ پچھلے چند گھنٹوں میں روشن محل کے تمام برآمدوں، غلام گردشوں اور خالی کمروں میں گھوم چکے تھے۔ سر نوڑائے، ہاتھ پیچھے باندھے، وہ گہرے متفکر انداز میں چل رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ پشت پر سے کھول کر بازوؤں کو سینے پر باندھ لیتے
और फिर सीधे छोड़कर चलने लगते। बाहर ड्राइवर के आखिर पर मोटर गाड़ियों और बहेलियों की एक कतार खड़ी थी और उनमें आने वाले डॉक्टर और नर्सें, घर के दूसरे अफराद के हमराह जिनमें नईम और अजरा भी शामिल थे, गोल कमरे में जमा थे। तमाम डॉक्टर इत्मीनान से बैठे अखबार और जाती कागजात देख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। घर के लोगों के चेहरों पर सरासीनगी के आसार थे और वो बेचैनी से वक्त के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। कभी कभी बेदाग लिबास में कोई नर्स बेआवाज कदमों से चलती हुई आकर किसी डॉक्टर की कुर्सी पर झुक जाती और खुसुर पुसुर करने के बाद उसी समत में गायब हो जाती। डॉक्टर उकताई हुई नजरों से इधर उधर देखता और फिर कागजात पर झुक जाता। अंदर बड़े बड़े तवील कमरों के पीछे कहीं से धीमा मक्खियों के भुनभुनाने का सा शोर उठ रहा था। मुख्तसर वक्फों पर उसको चीरती हुई एक तेज दर्द आलूद चीख बड़े कमरे तक पहुंचती, जो घर वालों के चेहरे जर्द और डॉक्टरों की उकताहट में इजाफा कर देती। बाहर बरामदों, जीनों और गैलरियों में घर के नौकर, मेहरियां और माली एक बेकार मसरूफियत के साथ एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे। खास तौर पर औरतें खामोश हंसी से गाल नचाती हुई मुसलसल इधर से उधर भाग रही थीं और अपने खाविंदों के अलावा दूसरे मर्दों के करीब से गुजरते हुए बेवजह तौर पर मुस्कुराए जाती थीं। उनके बाजू चांदी के मोटे मोटे कड़ों और कंगनों से कोहनियों तक छुपे हुए थे और शोर करने के डर से वो उन्हें थामे हुए थी। रोशन आगा को लकड़ी के बड़े जीने पर से उतरते हुए देखकर वो सब सायों की तरह कमरों में गायब हो गए। उन्होंने दोनों हाथ ऊनी ड्रेसिंग गाउन की जेबों में गहरे ठूंस रखे थे और तेज आसाबी चाल से चल रहे थे। दरवाजे पर आकर वो रुके और एक तवील मुश्ताक निगाह कमरे की सारी गोलाई में फेंकी। एक सफेद फार्म नर्स एक सफेद फार्म डॉक्टर से हिदायत लेकर वापस जा रही थी। उसके गायब होते ही वो अजियतनाक चीख बुलंद हुई। रोशन आगा उजलत से मुड़कर चलने लगे। बरामदे की लंबाई तय करते हुए वो कई जगह पर रुके। पाम के पत्तों को तोड़कर दांतों में चबाया, नाखूनों से बरामदे की सुतून पर लकीरें खींची और जर्द रंग की बेल में से चिड़ियों को उड़ाया। जब वो दोबारा दरवाजे के सामने से गुजरे तो उनके दोस्त डॉक्टर अंसारी उठकर उनसे आ मिले। हेलो रोशन आगा, सुनहरे रंग की सिगार दानी खोलकर बढ़ाते हुए वो बोले। नहीं डॉक्टर, शुक्रिया, तंबाकू की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन डॉक्टर, पहले भी मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, पर यह हालत मेरी कभी नहीं हुई। उन्होंने एक थकी हुई सांस छोड़ी। शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। डॉक्टर नीम तमस्कुर नीम संजीदगी से हंसा। बूढ़े तो हम सब हो रहे हैं, पर यह कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है डॉक्टर? उन्होंने रुक कर पूछा कि यानी आखिरी बच्चे से कमोबेश 20 साल के बाद, यानी क्या तुम्हें यकीन है कि? यकीनन, डॉक्टर अंसारी ने सिगार का धुआं पाम के पत्तों पर छोड़ा। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जब शादी के 40 बरस के बाद पहला बच्चा हुआ। मज़हका खेस, कतई मज़हका खेस। रोशन आगा कपकपाती हुई उंगलियां चटखाते हुए बोले। लेकिन मैंने जिंदगी भर एक दिन में इतना पैदल सफर नहीं किया है जितना कि आज डॉक्टर। इत्मीनान रखो, अब वक्त गुजरा ही चाहता है, डॉक्टर ने कहा। थोड़ी देर के बाद रोशन आगा को उसी तरह बरामदे में चक्कर लगाते हुए छोड़कर वो अपनी जगह पर आकर बैठ गए। जब अंदर से आने वाली चीखें बुलंद हो गईं, तो अजरा ने अपनी जगह पर बैठे बैठे झुककर नईम के कान में कुछ कहा। नईम उठकर बाहर निकल आया। उसे देखकर रोशन आगा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। 2-1 दफा कुछ कहने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर सर झुकाकर चलने लगे। वक्त के गुजरने के साथ साथ गैर महसूस तौर पर अब उन्होंने उसे बराबर के आदमी की तरह मुखातिब करने के ख्याल को कबूल कर लिया था। अब वो उनमें से था। 2 दफा बरामदे की लंबाई तय करने के बाद आखिर नईम बोला, हमारा पंजाब का दौरा खासा कामयाब रहा। हाँ, पंजाब में तुम लोगों ने बड़े दिन लगाए, क्या नतीजा निकला? कमेटी ने तमाम अहम और काबिल एतमाद लोगों से राब्ता कायम किया जिनसे हमें चश्मदीद हालात मालूम करने का मौका मिला। गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक 400 आदमी मरे और जख्मी हुए। फिलवाक़े मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा थी। रोशन आगा तशवीश से बोले। तशद्दुद। इंक्वायरी कमेटी में और कौन लोग थे? देश बहादुर दास, जवाहरलाल नेहरू, सईद अहमद और चंद और लोग थे। इंक्वायरी रिपोर्ट अनकरीब शाये होने वाली है। पंजाब के हालात में मुझे बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन इस वक्त, उन्होंने हाथ से अंदर की तरफ इशारा किया, इस मामले ने मुझे परेशान कर रखा है। मैं कभी इतना पैदल नहीं चला। नईम ने करीबी अजीज की तरह चंद बातें उनकी तसल्ली के लिए कही और कमरे में वापस आ गया।
अब अजरा उठकर बाहर जाने का इरादा कर रही थी कि अंदर से चीखों की आवाज आनी बंद हो गई और शहद की मक्खियों का शोर आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। डॉक्टरों ने अपने अपने कागज और सिगरेट तिपाहियों पर रख दिए और जिन्होंने चश्मे लगा रखे थे उतार कर हाथों में पकड़ लिए। घर के बाकी अफराद अपनी अपनी जगह छोड़कर उठ खड़े हुए। बाहर नौकरों में खलबली मच गई। अंदर से 2 नर्सें निकली और अपने अपने डॉक्टरों को जाकर खुशखबरी दी। उनके पीछे पीछे खाला नमूदार हुई और तेजी से कमरा पार करके बरामदे में पहुंची। एड़ियां उठाकर दोनों हाथ रोशन आगा के कंधों पर रखे और बोली, बेगम महफूज हैं, आपको याद कर रही हैं। ओह सच? उन्होंने दोनों बाजू बरामदे में फैलाए, फिर अपने बड़े बड़े हाथों में खाला का हाथ दबोच लिया और उसे मुंह के करीब लाकर चूमा। आह, ये अजियतनाक वक्त था, रब्बे अमजद। डॉक्टर अंसारी उनकी तरफ आए। मुबारक हो रोशन आगा, आप बच्ची को देख सकते हैं। जच्चा की हालत मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श है। मुबारक हो पुकारते हुए रोशन आगा दरवाजे की तरफ बढ़े। दहलीज पर पहुंचकर रुके, फिर पलटकर बरामदे में पड़ी हुई बेत की लंबी कुर्सी पर दराज हो गए। गाड़ियां एक एक करके रुखसत हो रही थी। आरामदेह कुर्सी पर पूरी तरह फैलकर उन्होंने पांव ठंडे फर्श पर रखे और आंखें बंद कर ली। सब लोग अंदर के कमरों की तरफ चले गए। आहिस्ता आहिस्ता बरामदे में सन्नाटा छा गया। चंद मिनट के अंदर अंदर रोशन आगा का सर छाती पर ढलक आया और वो ऊँघने लगे। सिर्फ नौकरों में खामोश खलबली मची रही। वो बेआवाज कदमों से चलते हुए कभी अंदर के कमरों में झांकते और कभी तवील खाली बरामदे में देखते जहां रोशन आगा तन्हा सो रहे थे और उनका मुलाजिम खास खामोश इशारों से उन चिड़ियों को उड़ा रहा था जो बरामदे की बेलों और पाम के पत्तों में शोर करना चाहती थी। वो आग जो बुढ़े मछली वाले ने अमृतसर में देखी थी आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भर में फैल गई। ये सारे महीने नईम और उसकी बीवी किसानों में फिरते रहे और उन्होंने एक बहुत बड़ी बदलती हुई दुनिया देखी। सर उठाते और कमर सीधी करते हुए किसानों की दुनिया जो तेजी से बदल रही थी और अपनी हैसियत और ताकत का इल्म जो मुताद्दी बीमारी की तरह किसानों में फैलता चला जा रहा था। वो उनकी ये सारी कार्रवाई रोशन आगा के इल्म से बाहर थी और वो अजरा के लिए किसानों और उनकी जिंदगियों में कोई कशिश न थी। फिर भी अपने खाबिंद के हमरा बहरहाल वो फिरती रही और अपने देहाती घर को मरकज बनाकर उन्होंने चारों तरफ अपना काम जारी रखा। हिंदुस्तान के शदीद मौसमों में वो दूर दूर के गांवों में पैदल चलकर पैदल पहुंचे और खेतों में काम करते हुए किसानों से मुखातिब हुए। किसान जो नईम और उसकी तरह के हजारों कारकुनों की कोशिशों से अब उनकी बातों का मतलब समझने लगे थे, उनके गिर्द जमा होते और उनकी अदम ताउन की हिदायतों को खामोशी और जज्बे के साथ सुनते। पहले पहल उनको ये बातें वहशतनाक मालूम हुई क्योंकि उन बातों में कोई फलसफा न था और ये सीधी सादी नंगी बगावत की बातें थीं। अनपढ़ और पैदाइशी लाइल्म किसानों के लिए ये कबूल करना बड़ा मुश्किल काम था कि उनकी जमीनों का मालिक जागीरदार उनका मुहसिन नहीं बल्कि दुश्मन था। जब पहले पहल उन्होंने ये बातें सुनना शुरू की तो टैक्स की अदम अदायगी और जमींदार को उसके वाजिबी हिस्से से ज्यादा अनाज न देने के ख्याल से उनके दिल में खौफ और हिरासानी के जज्बात पैदा हुए और उन्होंने उन लोगों को जो ये सबक देते थे मुजरिम तस्वुर किया। पर इसके साथ ही दिल के चोर में उन्हें ये सारी बातें भा गईं और छोटी बड़ी इंसानी मुसर्रतों और आसाइशों की चाह ने जिनसे वो अब तक महरूम रहे थे कीड़ों की तरह उनके सीने में खलिश पैदा करनी शुरू कर दी और उन्होंने बाहर से आने वाले उन लोगों को अकीदत की नजरों से देखा। लेकिन जिंदगी का खौफ जो उनकी नस नस में बस चुका था उन पर छाया रहा था और उन्होंने उन लोगों को अपने से अलहदा और मुख्तलिफ इंसान समझा और उनके करीब आने से घबराते रहे। लेकिन उन्हीं लोगों ने जब भूख और प्यास का इजहार किया, उनके पास बैठकर खाना खाया और पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनके खेतों और खलियानों में बैठकर हुक्का पिया और उनसे बातें की, उनकी फसलों और मवेशियों की बीमारियों के बारे में पूछा और मशवरे दिए, उनके हमराह जमीन पर सोकर रातें बसर की और सबके साथ मिलकर गाया और किसानों की सादा बेफन किस्से कहानियां सुनी और महजूज हुए, उनके खेतों में छोटे मोटे काम करने में मदद की और वो सब कुछ किया जो हर किसान करता है, तो उनका अमूमीपन सब पर वाज़ेह हो गया और उन्होंने नए सिरे से उनकी बातें सुनी जिन्होंने उनके दिलों में घर कर लिया और वो उठ खड़े हुए। उनके साथ मुल्क के लाखों खेतों में झुककर काम करते हुए करोड़ों इंसानों ने सर उठाया और कमर सीधी की और गुरूर से अबरू पर उंगली थपकाकर पसीना खुश्क किया। यह हिंदुस्तान का बदनसीब किसान था
जिसने अनगिनत मुसीबतें बगैर एहसास के झेली थी। उसके चेहरे पर बेशुमार लकीरें और गहरी थकन के आसार थे, और उसका जिस्म मौसमों की शिद्दत में नंगा रह रहकर किरमिजी, नीला और सियाह पड़ चुका था। उसके हिस्से का अनाज जमींदारों के घरों में था, और उसकी औरतों के जेवर महाजनों के पास रहन रखे थे। उसके हाथ खाली थे और वो नादार था। उसकी मिल्कियत में एक दराती और एक कुदाल थी, और उसके हाथों में अपनी मेहनत थी। उस पर जो आफतें नाजिल हुई, उनमें सभी कुछ शामिल था, जमींदार और महाजन से लेकर खुश्क साली, सैलाब, हैजा, प्लेग, मियादी बुखार और मवेशियों की वबाओं तक। लेकिन हिंदुस्तानी किसान में सदमे बर्दाश्त करने की हैरतनाक कुव्वत होती है। हर थपेड़े के साथ वो जरा और झुक जाता, और गुजर जाने पर फिर घुटने सीधे कर लेता। लेकिन उसकी कमर सीधी करने और सर उठाने के लिए एक बैरूनी ताकत की जरूरत थी, जो सालहा साल की मजलूमियत का तूफान उसके अंदर से निकालती और उसे उन मसाइब से आगाह करती जो कि वो बगैर एहसास और इल्म के झेल रहा था। ये वो तबका था जो मुल्क की 3/4 आबादी पर मुश्तमिल था, और जिस पर मुल्क की तमाम खुराक और बंदोबस्त का इन्हिसार था। आखिर जब हालात और वाकयात के जोर से वो बैरूनी ताकत मैसर आ गई, तो वो उठ खड़े हुए, और मजलूमियत का एहसास गुस्से और नफरत की कुव्वत में तब्दील हो गया। उन्होंने अपने आलाम ज़दा मुकद्दर को महसूस किया, और यह बड़ी बात थी। मुल्क की तारीख में पहली बार किसान ने अपनी हैसियत बैल से बुलंद तर ख्याल की, और उससे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपनी ताकत का इल्म हुआ। एक गांव में जहां चंद माह पेशतर सैलाब ने तबाही मचा दी थी, और अनाज का एक दाना तक खेतों में न मिला था, नईम को रहते हुए 5 रोज हो चुके थे। गांव में कहत साली का आलम था, और मुट्ठी भर अनाज पर किसानों का पूरा पूरा खानदान गुजरान कर रहा था। उस वक्त जमींदार के कारिंदे गुज़िश्ता फसल की मुकर्ररा मिकदार की अदम अदायगी पर टैक्स वसूल करने, और दूसरी सूरत में कर्जे के इंदिराज पर काश्तकारों के निशान अंगूठा हासिल करने की गरज से वारिद हुए। वो सब घोड़ों पर सवार थे, और हर एक दरवाजे पर रुककर ऊंची दुरुस्त आवाजों में मुतालबा कर रहे थे। उनसे जरा फासले पर एक खलियान में गांव के ज्यादातर मर्द जमा थे। ये वो किसान थे जिनके हलक से 2 से ज्यादा दिन से ठोस खुराक की कोई मिकदार न उतरी थी। वो सब खलियान के नंगे फर्श पर बैठे थे, जहां से घास और भूसे का आखिरी तिनका तक उठाकर मवेशियों को डाल दिया गया था। नईम दरमियान में बैठा हुक्का पी रहा था, और चारों तरफ वो सब खामोश बैठे इधर उधर देख रहे थे। उनके चेहरे फाका ज़दा थे, और वो ऐसे परिंदों की तरह थे जो तूफान बादो बारा में घिर गए हों। जब चिल्लाते हुए किसानों की आवाजें करीब आने लगी, तो किसानों के चेहरों पर सारे जिस्म का बचा कुचा लहू इकट्ठा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता आवाजें खलियान की दीवार के पास आ गईं। दीवार के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आई, जो कह रही थी, मेरा खाविंद घर पर नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जवाब में वही दुरुस्त आवाजें गालियां देती हुई सुनाई दी, और एक शख्स अंदर दाखिल होकर किसी भारी शय से दीवारें ठोकने लगा, जिससे उस घर और खलियान की मुश्तरका दीवार हिलने लगी। मिली जुली आवाजों का शोर बुलंद हो गया। टिसुए मत बहा, तेरा खाविंद कहाँ है? हमारे पास कुछ नहीं है, देख लो, मेरा खाविंद घर पर नहीं। चोर, बहानेबाज, कुतिया की औलाद। एक किसान खलियान में से उठकर बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे सारे किसान निकलकर दरवाजे पर जमा हो गए। नईम खलियान में अकेला रह गया। यहाँ क्या कर रहे हो, कामचोर? एक घुड़सवार ने चिल्लाकर पूछा। वो सब खामोश खड़े उबलते हुए गुस्से से उन्हें देखते रहे। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, या तुम्हारा कोई अजीज मर गया है? घुड़सवार दोबारा चिल्लाया। फिर कोई जवाब न पाकर वो कूदकर घोड़े से उतरा, और चाबुक हवा में लहराकर चिल्लाया, फसल का हिसाब दो। हमारे पास कुछ नहीं है, पहले किसान ने कहा। क्यों नहीं है? गुस्से से अंधा होकर वो दोबारा कूदकर घोड़े पर सवार हुआ, और चाबुक को पूरी ताकत से हवा में पटखाने लगा। घोड़ा पिछली टांगों पर उठ खड़ा हुआ। इंतहाई नफरत और गुस्से के जेर असर किसान एक लम्हे के लिए गुंग रह गया, और थके हुए घोड़े की तरह सांस लेने लगा। फिर उसके गले से तेज फटी हुई आवाज निकली, क्यों नहीं है? हैं? ये देखो। उसने पास बंधे हुए बैल के पहलू में चारों उंगलियां उतारी, जो उसकी नंगी पसलियों में गायब हो गईं। बैल दहशतजदा आवाज में टकराया, और ये उसने अपने पेट पर से कपड़ा उठाया। और ये एक खौफनाक नजारा था, जिसका हाल वही लोग जानते हैं जिन्होंने फाका ज़दा इंसानी जिस्म देखे हैं। अपनी पसलियों में उसकी उंगलियां एक एक कोर तक उतर गईं। सुअर, वो उसी फटी हुई आवाज में चीखा, भाग जाओ, जाओ, हम आग लगा देंगे खलियानों को, घरों को, सबको।
किसानों में जानवरों के गले की सी बिलबिलाहट बुलंद हुई और वो खाली हाथ ऊपर उठाकर बढ़े। सवारों ने ठिठक कर देखा और खामोशी से घोड़े मोड़कर वापस चले गए। उसके बाद कोई उस फसल का हिसाब वसूल करने के लिए ना आया और इस छोटी मोटी बगावत को आमदन नजरअंदाज कर दिया गया। जब मौसम में जरा शिद्दत आई तो अजरा ने, जो पहले ही देहात और देहातियों से मेलजोल रखने से उकता चुकी थी, अपने खाविंद के हमराह जाना छोड़ दिया और रोशनपुर में बैठकर अपने दिल में शहरी जिंदगी की चमक दमक और शोहरत की ख्वाहिशात के जहर को पालने लगी। जब भी नईम फिर कर और अजरा की कशिश से मजबूर होकर घर आता तो वो उससे कहती, तुम गांव गांव फिरा करते हो, पहले अपने मजारों को जमीनें बांटो। इस पर वो जवाब देता, ये सब रोशन आगा के मजारे हैं, मेरे कोई मजारे नहीं है, मेरी जमीनों पर मेरा भाई और मामू का लड़का काम करते हैं। वो चुप हो जाती, लेकिन वो दिल्ली न जा सकी क्योंकि अपने खाबिन से उसे इश्क था और वो मोहब्बत की अधमिटी ख्वाहिशों को लेकर अकेली रहती हुई खलिश और जज्बे के साथ उसका इंतजार करती रहती। नईम अब मुकम्मल तौर पर किसानों में गुम हो चुका था। इनफिरादी तौर पर किसी से उसके ताल्लुकात न थे क्योंकि एक फर्द की हैसियत से किसान मोटे दिमाग का अनपढ़ और गैर दिलचस्प शख्स होता है और इस सतह पर वो नईम का दोस्त न हो सकता था। लेकिन इज्तिमाई तौर पर नईम ने उन्हें काबिल एतमाद और वफादार पाया। उनका अधनंगा गूंगी लाइल्म आंखों वाला हुजूम पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करता और देखने वाले के दिल में रहम के जज्बात पैदा करता था। इज्तिमा की शक्ल में वो एक ऐसी फटने वाली कुव्वत का यकीन दिलाते थे जिस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता था। उस वक्त उनका नारा सिर्फ एक था, स्वराज। इस एक लफ्ज में जो कांग्रेस ने उन्हें दिया था, उनकी आइंदा जिंदगी की आसाइशों के तमाम मुबहम और गैर मुबहम तसव्वुरात शामिल थे। नईम और उसके साथियों ने यह बहुत बड़ा, तेजी से बदलता हुआ मंजर देखा और महसूस किया और खुद को उसमें शरीक पाकर महसूस हुए। दिसंबर के शुरू में प्रिंस ऑफ वेल्स के हिंदुस्तानी दौरे के सिलसिले में हुकूमत ने तमाम सियासी पार्टियों को दबाना शुरू किया। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दौरे का बाइकॉट करने का ऐलान किया तो उसे खिलाफ कानून जमात करार दे दिया गया। इस पर भी वॉलंटियरों के नामों की फहरिस्तें शाये होती रहीं और आम हड़ताल और शाही खानदान के एक फर्द की आमद के मौके पर हुकूमत की तरफ से जारी करदा तमाम अहकामात की खिलाफ वर्जी और तकरीबात के बाइकॉट की हिदायत के इश्तिहारात अवाम में तकसीम किए जाते रहे। नतीजे के तौर पर हुकूमत के आसाब जवाब दे गए और वसी पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में आईं। रोशनपुर में जिस घर के दरवाजे की तख्ती पर लिखा था, यहाँ नईम और उसकी बीवी रहते हैं, वहां पिछले चंद रोज से अजरा मुस्तकिल बेचैनी के साथ नईम का इंतजार कर रही थी। प्रिंस ऑफ वेल्स की आमद का उसे इल्म हो चुका था और उसे देखने, उसके साथ बातें करने और उसके पास बैठने की ख्वाहिश ने उसके दिल में कर्ब की शक्ल इख्तियार कर ली थी। एक लंबी मुद्दत तक वो उस दुनिया से महरूम रही थी जिसका कि वो बाशिंदा था और उस दुनिया की कशिश को महसूस करके वो रातों को सो भी न सकती थी। गुज़श्ता चंद एक तवील बेख्वाब रातों ने उसे बड़ी अज़ियत दी थी, जिनमें उसे नईम के जिस्म की हसरत और दिल्ली की जिंदगी से अपनी महरूमी का शिद्दत के साथ एहसास हुआ था। आखिर एक सहपहर को नईम आ पहुंचा। उस रात के लिए वो सब कुछ भूल गई। उस रात उसने अपने आप को महज ये यकीन दिलाया कि उसका महबूब जिस्म उसके कब्जे में है और अब कहीं नहीं जाएगा। पाँव फटने के वक्त नईम को हिलता हुआ पाकर वो कसमसाई और उसके साथ लगकर बोली, हम दिल्ली जाएंगे नईम, प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं, चलेंगे ना? नईम ने, जो हल्की हल्की तकान, बिस्तर की हरारत और अजरा के जिस्म की लज्जत से मदहोश था, सिर्फ इतना कहा, हाँ हाँ। लेकिन दूसरी रात को जो वो सोने के लिए लेटे तो अजरा के जहन में सिर्फ एक सवाल था जो उसने छूटते ही किया, हम दिल्ली जाएंगे नहीं। वो यूं चौंका जैसे उसने पहली दफा सुना हो। क्यों? प्रिंस ऑफ वेल्स, ओह, उसने उदासी से कहा, इससे पहले ही शायद मैं गिरफ्तार हो जाऊं। क्यों? हमने बाइकॉट किया है उसके दौरे का। नहीं, अजरा ने बच्चों की तरह कहा, लेकिन नहीं, तुम गिरफ्तार मत होना, हम दिल्ली जाएंगे। हाँ, दिल्ली में कुछ भी ना होगा, वो जहां जाएगा वहां हड़तालें कराई जाएंगी, उसके खिलाफ मुजाहिरे होंगे। मगर क्यों? अजरा सटपटा गई। वो शाही खानदान का इतना शरीफ इंसान है, उसे सियासत से क्या मतलब? ये पार्टी का फैसला है अजरा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? नईम ने आहिस्ता से उसे हाथ लगाते हुए कहा। और तुम तो सब कुछ समझती हो, फिर भी पूछ रही हो? वो सीधी लेटी बेखाब आंखों से छत को घूरती रही, ये कतन भूल कर कि वो अपने खाविंद के साथ लेटी थी। उसका जिस्म सर्द था
اور اس کا خاوند اس کے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ عذرا کے جسم کو آہستہ آہستہ دباتے ہوئے نعیم پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ لیکن نعیم، اچانک عذرا نے کہا، پھر ہم مظاہرہ کریں گے، کر سکتے ہیں نا؟ نعیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی بات ذہن نشین کرتا رہا۔ ہاں ہم مظاہرہ کریں گے، تم گرفتار مت ہونا بس، عذرا خوشی سے بولی۔ لیکن روشن آغا تمہیں ایسا کرنے دیں گے؟ روشن آغا؟ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچنے لگی۔ ہاں، ہم کلکتے چلے جائیں گے، تمہارے چچا کے ہاں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک تو ہے، نعیم نے کمزور آواز میں کہا۔ ہم کلکتے جائیں گے، تم گرفتار مت ہونا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تم گرفتار مت ہونا۔ اچھا، وہ خاموش رہا۔ تم گرفتار نہیں ہوگے نا؟ وعدہ کرو نا؟ نعیم، عذرا نے اس کی ٹھوڑی پر ہونٹ رگڑتے ہوئے کہا، وعدہ کرو نا؟ نعیم نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اچھا، اس نے جلدی سے کہا، اور اپنی بیوی کے غالب آتے ہوئے ارادے سے بچنے کی کوشش میں اس کے جسم کا سہارا تلاش کرنے لگا۔ کلکتے کے صدر بازار کے فٹ پاتھ پر وہ 1 گھنٹے سے کھڑے تھے۔ بازار میں مکمل ہڑتال تھی، لیکن تماشائیوں کا پتلا ہجوم بند دکانوں کے آگے آگے گھوم رہا تھا۔ بازار کے بیچوں بیچ رستہ صاف تھا اور 2 رویہ غیر ملکی اور مقامی پولیس کے آدمی کھڑے تھے۔ وہ اپنی تقریبی وردیوں میں ملبوس مستعدی سے سیدھی قطاروں میں کھڑے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ سڑک پر انگریز فوجی اور پولیس افسر موٹر سائیکلوں پر گھوم رہے تھے۔ پرنس آف ویلز کا جلوس گورنمنٹ ہاؤس سے روانہ ہو چکا تھا۔ شہر کے تمام بازاروں اور گلیوں میں مکمل ہڑتال تھی۔ دکانوں اور گھروں کے دروازے بند تھے اور ان پر شناختی تختیاں الٹی لٹک رہی تھیں۔ لوگوں کی چال بے مصرف اور نگاہیں کوری تھیں، اور 40 لاکھ نفوس پر مشتمل ایشیا کے سب سے بڑے شہر میں دنیا کا تمام کاروبار معطل ہو چکا تھا۔ فٹ پاتھ پر پھرنے والوں میں انسانوں کی نسبت مویشیوں اور کتوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن عوام کے عدم تعاون کے باوجود فوج اور پولیس کی بھاری تعداد کی مدد سے شہر پر تقریبی رنگ لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ شہزادے کے جلوس کے رستے میں رنگ برنگ کی جھنڈیاں اور غبارے اڑ رہے تھے، اور فاصلے فاصلے پر پام کے پتوں اور سرو کے مصنوعی پودوں سے بڑے بڑے استقبالیہ دروازے کھڑے کیے گئے تھے۔ نعیم ایک مدت کے بعد اس شہر میں واپس آیا تھا جو ساری دنیا میں اس کا محبوب شہر تھا۔ جس طرح دنیا میں نادار سے نادار شخص کو اپنے بچپن کا گھر محبوب ہوتا ہے، اور جس طرح ان زمانوں کو یاد کرتے وقت اس کے چہرے پر وہ دمکتا ہوا حسن پیدا ہو جاتا ہے جو لڑکپن کی عمر کے ساتھ مخصوص ہے، اس طرح نعیم نے ان سارے زمانوں کو یاد کیا جو گزر چکے تھے، جب وہ درمیانے قد کا گورا سا لڑکا تھا اور روزانہ اس راستے سے جہاں پر اس وقت وہ اپنی بیوی کے ہمراہ کھڑا تھا اسکول کو جایا کرتا تھا، اور اس کے پاس رنگ برنگ پینسلوں کا ایک ڈبہ تھا جو وہ ہمیشہ اپنے بیگ میں رکھتا اور صرف اپنے خاص دوستوں کو دکھایا کرتا تھا۔ ان میں خوبی یہ تھی کہ جس رنگ کی پینسل تھی اسی رنگ کی اس سے لکھائی بھی ہوتی تھی، اور اس کی نیکر کی جیب میں بہت عرصے تک شیشے کی ایک خالی دوات رکھی رہی تھی جس میں اس نے تتلیوں کے چمکدار پر جمع کیے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے جسے وہ اندھیرے میں جیب سے نکال کر تکیے کے نیچے رکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ اس میں اس قدر قیمتی، اس قدر خوبصورت تتلیوں کے پر تھے جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹتے تھے۔ پھر ایک روز سمندر کے ساحل پر ریت میں کھیلتے ہوئے وہ دوات کہیں گم ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے اسے یاد رہ گئی تھی، جیسے گمشدہ محبوب چیزیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ اسے تلاش کرتے ہوئے اس نے ریت پر سے بہت سارے چمکدار پتھر اور سیپیاں چن کر جیبوں میں بھر لی تھی، لیکن شیشے کی وہ دوات ہمیشہ اس کے ذہن میں چمکتی رہی، اور اس کے ذہن میں اور بھی بہت کچھ تھا جس میں اس کے اسکول کے دوست، نیلی آنکھوں اور برے بالوں والے گول مٹول بچے، اور اس راستے پر یہی لوگ، گندمی اور سیاہ رنگ، موٹے جسم اور ٹھگنے قد کے یہ لوگ شامل تھے جو آج بھی اس طرح اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ان کے جسموں پر اسی طرح سفید دھوتیاں لپٹی تھیں، اور ان کے ہمراہ ان کے لمبے سیاہ بالوں اور خوبصورت آنکھوں والی عورتیں تھیں جن کے چہرے گندمی تھے۔ یہ اور اسی طرح کی ہزاروں چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان سب کو یاد کر کے نعیم نے دل میں پرانی یادوں کی خلش محسوس کی، وہ خلش جو ہر شخص، خواہ وہ کسان ہو یا شہری، مہذب ہو یا غیر تہذیب یافتہ، زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کرتا ہے۔ سڑک پر اب فوجی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی آمد و رفت تیز ہو گئی تھی، اور قطار میں کھڑے باوردی جوانوں کو فوجی سلامی کی ہدایات دینے والے کڑک کڑک کر بول رہے تھے۔ عذرا نعیم کا بازو تھامے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، اور اس کا چہرہ زرد تھا۔
ان کے ارد گرد مجمع کم ہوتا جا رہا تھا۔ کاغذ تمہاری ساڑی میں ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ ہاں، عذرا نے اس کی طرف دیکھ کر ہولے سے کہا۔ اس کی آواز سے اس کی گھبراہٹ ظاہر تھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑی نعیم کے بازو پر اعصابی انگلیاں بجاتی اور ایک ٹانگ ہلاتی رہی، پھر منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر آہستہ سے بولی، کس طرح کریں گے؟ نعیم نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک موٹی سی عورت اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی اور ان لوگوں میں سے دکھائی دیتی تھی جو بہت زیادہ جسمانی آسائش اور فربہی کی بدولت خوش شکل سے بد شکل ہو جاتے ہیں۔ وہ پٹری پر چہل قدمی کرتے ہوئے ایک بیل سے بچنے کے لیے اسے ٹکرا گئی تھی۔ حالانکہ نعیم کو اس مضبوط عورت کے بیل سے ڈرنے کی کوئی وجہ دکھائی نہ دی۔ اس نے عورت کی ساڑی کا گرا ہوا پلو زمین پر سے اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور پلپلے کندھے کو آہستہ سے تھپ تھپایا۔ عورت جو تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہی تھی، تشکر سے ہنسی اور جلدی سے گزر گئی۔ نعیم نے چند لمحے تک ان لوگوں کے گزرنے کا انتظار کیا جن کا راستہ عورت اور بیل نے روک رکھا تھا، پھر عذرا کی طرف جھک کر بولا، ہمارے پیچھے دکان کا بورڈ میری پہنچ میں ہے، اس پر لگائیں گے۔ اچھا، عذرا نے پیچھے دیکھے بغیر بے خیالی سے کہا اور ایک ٹانگ ہلاتی رہی۔ نعیم نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ گرفتار تو اسی وقت کر لیے جائیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ کہیں مظاہرے سے پہلے ہی نہ پکڑ لیے جائیں، اس نے کہا۔ عذرا نے سنا یا نہیں اس کا اسے پتہ نہ چل سکا۔ وہ اسی طرح سڑک کی طرف منہ کیے کہیں بھی نہ دیکھتی ہوئی خاموش کھڑی رہی۔ اس کے بعد وہ زیادہ تر خاموش رہے، کبھی کبھی چھچلتی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ ان کے سامنے سے گزرتی ہوئی شہریوں کی ایک ٹولی ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ سب کے سب خالص بنگالی باشندے تھے اور بڑی فرصت سے سڑک کا نظارہ کرتے اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے، مگر اب وہ اچانک خاموش ہو کر ایک شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان کے درمیان آ کر رک گیا تھا۔ اس نے سفید خدر کا لباس پہن رکھا تھا اور چہرے سے پڑھا لکھا بنگالی معلوم ہوتا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں کیوں جمع ہو؟ وہ چاروں طرف دیکھ کر دبی ہوئی غصیلی آواز میں بولا۔ دکانیں اس لیے بند کی تھیں کہ ان کا استقبال کرو، جاؤ چلے جاؤ، ایک ایک شخص خدا کے لیے۔ آنن فانن وہ ٹولی تتر بتر ہو گئی۔ غالباً اس کی طرح کے اور بھی کئی لوگ وہاں پہنچ چکے تھے جو انہوں نے جگہ جگہ پر کھڑی ہوئی اور حرکت کرتی ہوئی کئی ٹولیوں کو بکھرتے اور غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہر طرف سے لوگ گلیوں میں اور بازار کے موڑوں پر نظروں سے اوجھل ہونے لگے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے پٹریاں ویران ہو گئیں اور شہری لباس میں انسان کی شکل خال خال نظر آنے لگی۔ ان کے ارد گرد کتے اور بیل پھرنے لگے۔ کچھ وقت اسی ویرانی کے عالم میں گزر گیا، پھر انہوں نے ایک فوجی لوری موڑ پر سے نمودار ہوتی اور زن سے گزرتی ہوئی دیکھی، جس کے پیچھے وہی کھدر کے لباس والا شخص اور اس کے 3 ساتھی بیٹھے تھے۔ ان کے اوپر 2 مسلح گورے سپاہی کھڑے تھے۔ کھدر پوش خاموش مطمئن نظروں سے باہر کو دیکھ رہے تھے۔ نعیم نے ہولے سے مسکرا کر عذرا کو دیکھا۔ وہ لوری پر سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھ رہی تھی، زرد رو اور نروس۔ اسی وقت بازار کے دوسرے سرے سے پرنس آف ویلز کا جلوس داخل ہوا۔ کوشن دینے والوں کی کڑک دار آوازیں 2 رویہ سڑک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی فوجی جوان جو کھڑے سستا رہے تھے، ہتھیار بجا بجا کر سیدھے مستعد فوجی انداز میں کھڑے ہوتے گئے۔ فوجی بینڈ کی ولولہ انگیز دھن آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ پاں 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 پاں، قریب اور قریب۔ فوجی جوانوں کا جذبہ سرفروشی پھٹنے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ خون کو گرمانے والی موسیقی کے زیر اثر ان کے سخت اکڑے ہوئے جسموں میں بے پناہ طاقت عہد کر آ گئی تھی اور ان کا جی بے اختیار اپنے بادشاہ پر فدا ہو جانے کو چاہ رہا تھا۔ پاں 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 پاں۔ نعیم نے پھرتی سے مڑ کر لٹکتا ہوا بورڈ اتارنا چاہا، لیکن وہ کیلوں میں الجھ گیا۔ 3 کی دیوار کے ساتھ ٹکرانے کی آواز پیدا ہوئی۔ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں زیر لب کوستے ہوئے نعیم نے اسے زور سے کھینچا، جس سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بینڈ کے شور میں فوج یا پولیس کا کوئی آدمی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اس کی چھچلتی ہوئی نگاہ اوپر اٹھ گئی، جہاں اس نے دیکھا کہ دکانوں کے چوباروں کی کھڑکیوں کے پٹ نیم وا تھے اور ان میں سے سینکڑوں چمکتی ہوئی آنکھیں چوروں کی طرح جھانک رہی تھی۔ نعیم نے کوہنی عذرا کے پہلو میں چبھوئی اور دبی ہوئی آواز میں بولا، یہ لو، کاغذ نکالو۔ وہ دم بخود کھڑی نزدیک آتے ہوئے جلوس کو دیکھتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کاغذ کہاں ہے؟ نعیم نے سٹپٹا کر اس کے کان میں کہا۔ اسی طرف دیکھتے دیکھتے عذرا دھیمی غیر حاضر آواز میں بولی، بورڈ اتار لیا؟ ہاں، یہ ہے۔
बैंड बजाते हुए शानदार वर्दियों वाले फौजी उनके सामने से गुजर रहे थे। उनके पीछे मोटरसाइकिल सवारों का दस्ता था, फिर 4 घोड़ों वाली सुनहरे रंग की रथ जिसमें अंग्रेज शहजादा गवर्नर साहब बहादुर के हमराह बैठा था। उनके सामने की सीट पर आगे की तरफ पुष्ट किए 2 अंग्रेज औरतें बैठी थीं। वेल्स का शहजादा अपनी जगह पर सीधा बैठा था, खूबसूरत, मतीन और बावकार, जैसा कि शाही खानदान के एक फर्द को होना चाहिए, लेकिन मुतरद्दिद। उसके दोनों जानिब रथ के पायदानों पर 2 गरांडेल हिंदुस्तानी बॉडीगार्ड सुर्ख और सुनहरी लिबास में मुजस्समों की तरह सीधे साकित खड़े थे। एक बड़ी सी सुनहरी छतरी उस पर साया किए हुए थी। अचानक शहजादे ने नजरें ऊपर उठाई और देखता रहा। फिर वो जरा सा गवर्नर की तरफ झुका। गवर्नर ने भी उस समत में देखा और उसके चेहरे पर सख्त नागवारी के आसार पैदा हुए। उसने मुड़कर पीछे की तरफ निगाह दौड़ाई, फिर सामने देखा। सर्फ के मसनूई दरख्तों से बने हुए तकरीबी गेट की लकड़ी पर बरकी रोशनी से लिखे हुए ये अल्फाज बार बार जाहिर और गायब हो रहे थे। टेल योर मदर वी आर अनहैप्पी। गवर्नर पीछे की तरफ देखता तो हुरूफ गायब हो जाते, सामने देखता तो उभर आते। उस पूरी सराह रोशनी के मंबे का पता न चल सका। रथ उनके नजदीक आता जा रहा था। गवर्नर अपनी खिफ्फत छुपाने को नागवारी से हंस रहा था और कोई बात कर रहा था। शहजादा उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर गहरी मुतरद्दिद नजरों से बार बार उन अल्फाज को तके जा रहा था जो लकड़ी के तख्ते पर बन रहे थे और मिट रहे थे। इसके अलावा उसने अपने चेहरे पर फिक्रमंदी की कोई अलामत जाहिर न होने दी। उनको अपने सामने पाकर आखिर नईम ने कदम बढ़ाया। कागज निकालो, उसने कहा। वो शहजादे पर नजरें जमाए खड़ी रही। नईम उसका बाजू हिलाकर नीची आवाज में चीखा, निकालो। हैं? वो सोई सोई आवाज में बोली, तुमने बोर्ड उतार लिया? हाँ हाँ। अच्छा मुझे दो। नईम ने बोर्ड उसके हाथ में ठूंस दिया, जो उसने हाथ लटकाए लटकाए पकड़ लिया और शहजादे पर से नजरें हटाए बगैर सहर जदासी खड़ी रही। उन्हें गुजरते हुए देखकर नईम ने सीधे हाथ के पूरे जोर से उसका बाजू मरोड़ा और सांप की तरह खामोशी से फुंकारा, बदबख्त औरत, जल्दी करो। ओह, अजरा के मुंह से निकला और इंतहाई रंज के मारे उसने नईम के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। बोर्ड पांव में गिर पड़ा। अब उनके सामने से घुड़सवार फौज के जर्नैल, हुकूमत बरतानिया के नाइट, वालियाने रियासत और उनके बाद दर्जा बदर्जा सरकारी अफसरों की एक लंबी कतार अपनी अपनी जगह पर घोड़ों, रथों और मोटरों पर गुजर रही थी। 2 रूया फौजी जवान सलामी देते हुए यूं खड़े थे जैसे गाड़ दिए गए हों। प्रिंस ऑफ वेल्स उस दरवाजे के नीचे से गुजर रहा था जिस पर से रोशनी के अल्फाज को हटाकर अब अगले दरवाजे पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। अचानक प्रिंस के बराबर वाली गली से चंद लोगों का एक गिरोह नमूदार हुआ। उनके जिस्म नंगे और सियाह थे और सर मुंडे हुए थे। उन्होंने अपने पेटों पर बड़े बड़े बोर्ड बांध रखे थे जिन पर लिखा था, टेल योर मदर वी आर अनहैप्पी। चंद सानिये में वो टोली गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद उसी गली में से चंद गायें बाहर हाँक दी गईं, जो फौजियों के दरमियान से सर निकालकर खड़ी हो गईं। उनके गलों में भी बोर्ड लटक रहे थे जिन पर रकम था, टेल योर मम्मी वी आर ड्राई। नईम अजरा को थाम कर वापस चलने लगा। अजरा का सर अभी तक उसके कंधे पर टिका हुआ था। चलते चलते नईम ने उसके आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने की आवाज सुनी। वो उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में शदीद दिल आजारी के आसार थे। नईम को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर उसने नजरें चुरा ली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नईम ने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए कहा। उल्टे लटकते हुए बोर्डों के नीचे नीचे एक दूसरे को थामे वो चलते गए।